जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं? सब अच्छे हैं, मस्त हैं और अपने घर पे हैं दोस्तों। तो जो हमारी दोस्तों आज क्लास होने वाली है वो क्लास है हमारी मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में हमारी क्लास है दोस्तों पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो मैंने इसका करा दिया है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा कल पर, आप उसे देख सकते हैं। इसका पार्ट 2 है दोस्तों। पार्ट 2 में आज आपको मैं कराने वाला हूँ आपको इसके जो हमारे जो राजाएं रह गए हैं दोस्तों, जैसे औरंगजेब है, और जो मुगल काल का साहित्य किस प्रकार है, कला किस प्रकार है दोस्तों। और जो औरंगजेब के बाद जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की दोस्तों 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद कौन शासन को संभालता है और क्या क्या होता है। और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके PYQ प्रश्न भी लाया हूँ 50, जो कि इस क्लास में पूरा खत्म कराने वाला हूँ। तो देखते हैं, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हमारी यह सीरीज चल रही है, जो चल रही है दोस्तों अग्नि सीरीज के, आपको पता ही है कि अग्नि सीरीज में दोस्तों पूरे टॉपिक आपको करा जा रहे हैं क्लास के माध्यम से। तो आप देखें तो हमारा दोस्तों आज हमारा दोस्तों क्या है, तो मुगल साम्राज्य में मैंने आपको बताया है ये है हमारा पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में और हमारी जो क्लास है वो आज की 10 क्लास होने वाली है। ठीक है। और देखते हैं हम इसमें पहला है हमारा दोस्तों क्या, तो इसमें है हमारा मुगल साम्राज्य में है दोस्तों आज जहांगीर। जो जहांगीर है दोस्तों मुगल साम्राज्य में जहांगीर है। तो जहांगीर का जो कार्यकाल है दोस्तों, जो जहांगीर का कार्यकाल है वो क्या है, तो जहांगीर का हमारा कार्यकाल है दोस्तों कब, तो जहांगीर का दोस्तों कार्यकाल है हमारा 1605 से लेकर 1627 जहांगीर का दोस्तों कार्यकाल है। जहांगीर एक बहुत ही मुगल साम्राज्य के महाराजा थे दोस्तों। और महाराजा थे मुगल साम्राज्य के कौन दोस्तों, जहांगीर। तो जहांगीर का जो कार्यकाल है वो है 1605 से लेकर 1627। और इसका हम दोस्तों क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं सामान्य परिचय दोस्तों क्या है, तो पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों पूरा नाम है सलीम, जिसे हम जहांगीर कहते हैं। सलीम क्या है दोस्तों, तो सलीम जिसे हम जहांगीर कहते हैं, तो पूरा नाम है सलीम मोहम्मद। क्या नाम है दोस्तों, तो जहांगीर का पूरा नाम क्या है, तो जहांगीर का दोस्तों पूरा नाम या वास्तविक नाम है सलीम क्या है, तो नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर है। पूरा नाम क्या है, तो उसे कहते हैं दोस्तों सलीम का जो पूरा नाम है वो है नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है दोस्तों, नूर मोहम्मद जहांगीर पूरा नाम है, नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर इनका पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों। जहांगीर का अर्थ क्या है, तो जहांगीर का अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला, यानी दुनिया को जीतने वाले को दोस्तों जहांगीर कहते हैं। और जो इनके पिता थे उनका नाम है दोस्तों अकबर। और अकबर ने इनका नाम जहांगीर इसलिए रखा क्योंकि ये दुनिया को जीत सके दोस्तों, क्या कर सके, तो ये दुनिया को पूरी तरह जीत सके, इसलिए इनके पापा ने जो अकबर थे इनका नाम क्या रखा, तो इनका नाम दोस्तों जहांगीर रखा, यानी दुनिया को जीतने वाला। तो इनके माता का नाम क्या है, तो माता का नाम है दोस्तों क्या, हरकाबाई, जिसे हम जोधाबाई कहते हैं। क्या कह देते हैं, तो जो जोधाबाई हरकाबाई कहते हैं। और पिता का नाम दोस्तों अकबर है। ठीक है, अकबर है। जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों, तो जन्म होता है 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी दोस्तों कहाँ पर है, तो यह है आगरा में जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगरा में जन्म होता है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगरा में फतेहपुर सीकरी में दोस्तों जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर का जन्म होता है दोस्तों आगरा फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी आगरा में जन्म होता है दोस्तों कब, 1569 में आगरा में जन्म होता है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। और जो अकबर है वो अकबर है दोस्तों, वो सलीम को क्या कहकर बुलाते थे, तो वो बुलाते थे उन्हें शेखो बाबा। क्या कहते थे दोस्तों, तो शेखो बाबा कहकर बुलाते थे। क्या कहकर बुलाते थे दोस्तों, तो अकबर थे जो उन्हें सलीम कह लीजिए या फिर जहांगीर कह लीजिए, तो अकबर उन्हें क्या कहकर बुलाते थे, तो उन्हें कहकर बुलाते थे दोस्तों शेखो बाबा। तो अकबर जो हमारे दोस्तों सलीम थे उन्होंने क्या किया, न्याय की जंजीर लगाई, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को अन्याय होता था किसी के साथ, जब भी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता था दोस्तों, तो अन्याय के लिए उन्होंने क्या किया, न्याय की जंजीर लगा दी। जो कोई न्याय की जंजीर को दोस्तों बजाता था तो उनके जो दरबार में बैठी घंटियां थी वो दोस्तों बज जाती थी और उन्हें पता पड़ जाता कि कोई
न्याय मांगने के लिए दरबार पर खड़ा है। तो उन्होंने न्याय की जंजीर किसने लगाई दोस्तों? तो न्याय की जंजीर या चैन ऑफ जस्टिस कहते हैं जिसे, किसने लगाई? तो न्याय की जंजीर किसने लगाई? तो वो लगाई दोस्तों जहांगीर ने। किसने लगाई? तो जहांगीर कह लीजिए दोस्तों या सलीम कह लीजिए, ठीक है बात दोस्तों। तो न्याय की जंजीर किसने लगाई? जहांगीर ने लगाई दोस्तों। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई। तो ये न्याय की जंजीर दोस्तों जहांगीर ने लगाई। तो जहांगीर ने अपने महल के बाहर, ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने अपने महल के बाहर सोने की एक लंबी न्याय की जंजीर बनवा रखी थी, जिसमें 60 घंटियां थी दोस्तों। क्या थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाई और उसमें कितनी घंटियां थी दोस्तों? 60 घंटियां थी, ठीक है। कितनी घंटियां थी दोस्तों? तो इसमें 60 घंटियां थी, ठीक है दोस्तों। इसमें 60 घंटियां थी और 60 घंटियां थी दोस्तों। अन्य प्रमुख घटनाएं और विद्रोह क्या क्या होते हैं? तो अन्य प्रमुख घटनाएं या विद्रोह क्या है दोस्तों? तो अन्य प्रमुख घटनाएं या विद्रोह है गुरु अर्जुन देव को सजा। गुरु अर्जुन देव को दोस्तों कौन मरवा देता है? तो गुरु अर्जुन देव को सजा दी जाती है किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को दोस्तों मरवा दिया जाता है, ठीक है। तो गुरु अर्जुन देव किसे मरवा, जो जहांगीर है वो किसे मरवा देते हैं? तो गुरु अर्जुन देव को मरवा देते हैं। कब दोस्तों उनकी मौत करवा देते हैं? तो वो करवा देते हैं 1600 दोस्तों 1606 में गुरु अर्जुन देव को जो जहांगीर है वो मरवा देते हैं। क्यों मरवा देते हैं? तो दोस्तों तो वो मरवा देते हैं किसके लिए? सिखों के 5वें गुरु। सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव है दोस्तों। सिखों के जो 5वें गुरु हैं उनका नाम गुरु अर्जुन देव है। तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की जान अर्जुन देव जी ने बागी बेटे खुसरो की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी दोस्तों? खुसरो की सहायता की थी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव हैं दोस्तों, वो खुसरो की सहायता करते हैं और खुसरो की सहायता करने के कारण जो जहांगीर है उनको अच्छा नहीं लगता और गुरु अर्जुन देव को मरवा देते हैं और सहायता करते हैं खुसरो की दोस्तों। खुसरो की सहायता करते हैं इसलिए उन्हें सजा दी जाती है किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, ठीक है। जहांगीर के द्वारा दोस्तों उन्हें सजा दी जाती है। तो जहांगीर के द्वारा उन्हें सजा दी जाती है। तो जो उनका विवाह किससे होता है दोस्तों? तो वो देखते हैं हम नूरजहां कहते हैं। नूरजहां से 1611 में उनका विवाह होता है। नूरजहां से उनका 1611 में दोस्तों विवाह होता है जहांगीर या सलीम का कह लीजिए। तो 1611 में नूरजहां से विवाह होता है दोस्तों। ईरानी कौन थी जो नूरजहां थी? तो वो दोस्तों कौन थी? तो ईरानी विधवा मेरुन्निसा, यानी कि जो दोस्तों अगला है हमारा, यानी नूरजहां का अन्य नाम है मेरुन्निसा। क्या नाम है दोस्तों? जो नूरजहां है उसका अन्य नाम मेरुन्निसा है। तो ईरानी विधवा से यानी मेरुन्निसा से विवाह किया उन्होंने। मेरुन्निसा से कौन विवाह करता है? जहांगीर विवाह करते हैं, जिसे नूरजहां कहते हैं। दुनिया की रोशनी कहते हैं किसे? तो मेरुन्निसा को दोस्तों दुनिया की रोशनी कहा जाता है की उपाधि दी गई है। किसने उपाधि दी है? तो जहांगीर ने अपनी पत्नी को, यानी कि जो मेरुन्निसा है दोस्तों, उसे क्या दी है? उपाधि दी है। मेरुन्निसा की दुनिया की रोशनी कहा है। क्या कहा है? तो दुनिया की दोस्तों रोशनी कहा है। चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं जो जहांगीर है दोस्तों। जहांगीर को क्या कहते हैं? तो जहांगीर को कहते हैं चित्रकला का स्वर्णयुग, ठीक है दोस्तों। चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर को क्यों कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर के जो काल को क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि उसके काल में सबसे ज्यादा चित्रकलाएं बनी, यानी सबसे ज्यादा पेंटिंग बनी थी दोस्तों, इसलिए जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहते हैं और चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। अगला है जहांगीर के शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा चित्रकलाएं बनाई गई थी। उन्हें प्रकृति और पेंटिंग से अत्यधिक प्रेम था दोस्तों। तो किससे प्रेम था? अत्यधिक प्रकृति से प्रेम करते थे और किससे? पेंटिंग से दोस्तों प्रेम करते थे। कौन? जहांगीर, ठीक है। अगला हम इसमें देखते हैं तो स्थापत्य कला यानी जहांगीर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया दोस्तों। तो एतमाद उद दौला का मकबरा जो कि 1626 में बना। तो एतमाद दौला का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? तो आगरा के एतमाद दौला में है, ठीक है। कब बनाया? तो इसका निर्माण किया गया कब दोस्तों? तो वो निर्माण किया गया 1626 में, ठीक है। किसकी याद में? तो नूरजहां ने आगरा में पिता की याद में बनवाया। किसने बनवाया? तो दोस्तों नूरजहां ने बनवाया, जो उनकी पत्नी है या मेरुन्निसा है उन्होंने बनवाया। और किसकी याद में बनवाया? तो अपने पिता की याद में बनवाया दोस्तों। भारत की पहली पूरी तरह से सफेद संगमरमर की इमारत कौन सी है?
तो एतमादुद्दौला का मकबरा है। तो भारत की दोस्तों यानी इंडिया की पहली पूरी तरह सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत कौन सी है, तो एतमादुद्दौला का मकबरा है। ठीक है दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा है। अगला है हमारा है शालीमार बाग, जो कि लाहौर पाकिस्तान में बनाया। तो शालीमार बाग कहाँ पर है, तो लाहौर पाकिस्तान में है, वो बनवाया गया जहांगीर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम आत्मकथा, मृत्यु और मकबरा। तो आत्मकथा क्या है दोस्तों, तो फारसी भाषा में तुझो के जहांगीरी खुद लिखी। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुझो के जहांगीरी। तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुझो के जहांगीरी है। और किसने लिखी है, खुद जहांगीर ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और कौन सी भाषा में लिखी है दोस्तों, वो लिखी है फारसी भाषा में। किस भाषा में लिखी है, तो फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है, फारसी भाषा में दोस्तों लिखी है। और मृत्यु कब होती है, तो 1627 में। 1627 में दोस्तों जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। कब, तो 1627 में दोस्तों जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, 1627 में। और इनका मकबरा कहाँ पर है, तो 1627 में मृत्यु हो जाती है, मकबरा है लाहौर पाकिस्तान में। कहाँ पर मकबरा है दोस्तों, तो लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों, तो जहांगीर का मकबरा दिया गया है कहाँ पर, लाहौर के पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, तो वो है दोस्तों रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, जो कि हमारा लाहौर में उनका मकबरा बनवाया गया है। ठीक है, उनके ही द्वारा। अगला हम देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा इसमें खत्म हो जाता है जहांगीर। अगला है हमारा शाहजहां। शाहजहां है दोस्तों, तो शाहजहां को जो कार्यकाल है वो है 1627 से लेकर 1658। तो 1627 से लेकर 1658 शाहजहां का दोस्तों कार्यकाल है। तो शाहजहां का कार्यकाल या जीवन टाइप कह लीजिए, वो कब है, तो 1627 से लेकर 1658 है। ठीक है, तो उनका पूरा नाम क्या है, तो शाहजहां, जो कि आप जानते हैं ताजमहल बनवाया। ताजमहल कहाँ पर है दोस्तों, तो आगरा में स्थित है। किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। इनके ही बारे में शाहजहां का जो अन्य नाम है वो दोस्तों है खुर्रम। क्या है, तो शाहजहां का अन्य नाम दोस्तों खुर्रम है। और खुर्रम के नाम से ही शाहजहां को जाना जाता है। और उनका पूरा नाम है दोस्तों शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां उनका पूरा नाम है। और उनका अन्य नाम दोस्तों या बचपन का नाम खुर्रम है। और बचपन का नाम खुर्रम है। तो उनके दोस्तों पिता का नाम क्या है, तो जहांगीर है। और माता का नाम है जगत गोसाई। उनकी माता का नाम जगत गोसाई और पिता का नाम जहांगीर है। ठीक है, जन्म कहाँ पर होता है, तो 5 जनवरी 1552 को लाहौर यानी पाकिस्तान में जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है, तो पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान में जन्म होता है, लाहौर में। ठीक है, पाकिस्तान लाहौर में जन्म होता है। कब दोस्तों, तो वो जन्म होता है हमारा कब, 1592 में। 1592 ईस्वी में पाकिस्तान, जो कि दोस्तों लाहौर में उनका जन्म होता है। राज्याभिषेक है हमारा। राज्याभिषेक दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राज्याभिषेक होता है 1628 आगरा में। तो 1628 में जो शाहजहां है उसका राज्याभिषेक होता है दोस्तों, कहाँ पर, आगरा में। आगरा में गद्दी पर बैठाए जाते हैं जो शाहजहां थे। ठीक है दोस्तों, तो 1628 में आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है। और आगरा में ही ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, गद्दी पर बैठते हैं। इसमें ही अगला दिखते हैं मुमताज महल और ताजमहल। यानी कि जो मुमताज महल है और ताजमहल इनके द्वारा बनवाए गए। तो विवाह क्या है, तो 1612 में अजूमंद बानो बेगम से विवाह करते हैं। तो जो शाहजहां की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, तो अजूमंद बानो बेगम है। अजूमंद बानो बेगम से कब विवाह करते हैं, 1612 में, जिन्हें मुमताज महल की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है दोस्तों, तो उन्हें दी जाती है उपाधि मुमताज महल की। और मुमताज की ही याद में दोस्तों क्या बनवाया जाता है, जो विश्व की 7 अजूबों में आती है ताजमहल, जो दुनिया में मात्र एक है। तो मुमताज महल की उपाधि दी जाती है उन्हें। और उनके ही याद में ताजमहल बनाया जाता है। जो ताजमहल है वो दोस्तों मुमताज की याद में बनाया जाता है, मैंने आपको भी बताया। तो मुमताज की याद में तो ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो जो हमारा ताजमहल है दोस्तों वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और आगरा में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो आगरा में ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। बनने में दोस्तों कितने 22 साल लगे। कितने साल लगे, तो बनने में कितने साल लगे, ताजमहल को बनने में टोटल 22 साल लगे। 1631 से काम स्टार्ट हुआ था और 1653 तक दोस्तों काम चलता है। ठीक है, तो 22 साल लगे। और ताजमहल यमुना नदी के किनारे आगरा में स्थित है। ठीक है,
इसमें ही अगला देखते हैं स्थापत्य कला और स्वर्ण युग। ठीक है दोस्तों, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है दोस्तों, तो शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इमारतें हैं वो मुगल काल में सबसे ज्यादा शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां के द्वारा सबसे ज्यादा क्या बनवाए गए? तो स्थापत्य कला, यानी कि सबसे ज्यादा दोस्तों जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो शाहजहां के द्वारा किया गया, और इसीलिए शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, तो शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसने कई अद्भुत इमारतें बनवाई। और इमारतों में कौन कौन सा आता है दोस्तों? तो एक आता है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो जो दिल्ली का लाल किला है वो किसने बनवाया दोस्तों? तो दिल्ली का लाल किला बनवाया शाहजहां ने, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? तो दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, और बनवाया किसने है? शाहजहां ने बनवाया है। अगली है हमारी जामा मस्जिद दिल्ली में। जो दिल्ली में जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने बनवाई। ठीक है, तो जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित भारत की सबसे बड़ी इमारतों में से एक, तो भारत की सबसे बड़ी इमारतों में से एक दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई। ठीक है, दूसरा है हमारा दोस्तों, अगला है हमारा मयूर शासन। जो मयूर शासन है हीरो जवाहरातों से जड़ा तख्त ए ताऊस, यानी मयूर शासन का अन्य नाम है दोस्तों तख्त ए ताऊस। ठीक है, तो तख्त ए ताऊस का अन्य नाम मयूर शासन है, जिसे नादिर शाह ईरान ले गया। कौन ले गया दोस्तों? तो नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, वैसे ही ईरान का नेपोलियन कहते हैं नादिर शाह को। नादिर शाह दोस्तों भारत पर आक्रमण करता है और भारत से ही क्या ले जाता है? तख्त ए ताऊस ले जाता है। नादिर शाह भारत से मयूर शासन या तख्त ताऊस को ले जाता, कहाँ ले जाता है? ईरान ले जाता है, और नादिर शाह को ईरान का हम नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, तो नादिर शाह को दोस्तों ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध, मृत्यु। ठीक है, तो उनकी मृत्यु कैसे होती है जो शाहजहां है दोस्तों? तो 1657 में बीमारी के कारण बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है दोस्तों। बेटों में क्या होता है? तो उनके बेटे थे दोस्तों, तो 1657 में उनकी हो जाती है मृत्यु। फिर आपस में जो उनके बेटे थे दोस्तों वो गद्दी के लिए लड़ते हैं कि गद्दी पर मैं बैठूंगा और मैं बैठूंगा, तो उसके लिए ही उत्तराधिकार युद्ध होता है दोस्तों। युद्ध होता है, विजयी होने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। क्या करते हैं दोस्तों? जो औरंगजेब है, जो उनका बेटा औरंगजेब है, वो बहुत ही क्रूर शासक था दोस्तों। तो बहुत ही क्रूर शासक था औरंगजेब दोस्तों। तो औरंगजेब ने अपने पिता जो कि शाहजहां है दोस्तों, ठीक है, शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया, यानी कि बंद करवा दिया। ठीक है, तो आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने ही बाप को दोस्तों नजरबंद करवा दिया। किसके कारण? तो वो कर दिया था उत्तराधिकार युद्ध के कारण, यानी कि मैं गद्दी पर बैठूंगा। मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु होती है दोस्तों कब? तो 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अंतिम 8 वर्ष कैदी के रूप में बिताए दोस्तों, और अंतिम 8 वर्ष वो कैदी के रूप में बिताते हैं, और 1666 में फाइनली मृत्यु हो जाती है उनकी। ठीक है, मकबरा कहाँ पर है? तो उन्हें ताजमहल में ही मुमताज की कब्र के बगल में दफनाया जाता है। अगर कभी आप ताजमहल देखें तो जो मुमताज की कब्र है उसके बगल में ही किसे दफनाया गया है? शाहजहां को दफनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो कहाँ पर? तो शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? तो शाहजहां का भी मकबरा दोस्तों आगरा में है। कहाँ पर स्थित है? तो शाहजहां का भी मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है आगरा में। ठीक है, इसमें ही हम अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है औरंगजेब का विस्तृत इतिहास। यानी कि सबसे जो दोस्तों जो सबसे क्रूर शासक था, यानी कि मुगल काल में जो सबसे क्रूर शासक है वो दोस्तों है औरंगजेब। औरंगजेब ऐसा शासक था दोस्तों जिससे हिंदू तो ऐसे डरते थे, यानी कि वहां पर जो हिंदू रहते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता है औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा उन पर दोबारा जजिया कर लगाया जाता है। तो उनसे जो वहां के कुछ लोग ऐसे डरते थे कि यह किसी को जिंदा ही खा जाएगा। तो उसे जो औरंगजेब है दोस्तों, तो औरंगजेब दोस्तों, औरंगजेब का पूरा नाम क्या है? तो औरंगजेब का पूरा नाम है मुहिउद्दीन मोहम्मद, उपाधि थी आलमगीर। आलमगीर की उपाधि किसे धारण की है? तो आलमगीर की उपाधि धारण की है दोस्तों किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की है। ठीक है, तो आलमगीर या आलमगीर, तो आलमगीर किसे कहा जाता है? तो आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब ने ही आलमगीर की उपाधि धारण की है। जन्म होता है 3 नवंबर 1618 को
1618 को दोहद गुजरात में 1618 में जन्म होता है औरंगजेब का। शासन काल है 1658 से लेकर 1707 दोस्तों, लगभग 50 वर्ष तक शासन करता है। और 1707 में ही क्या होता है, तो 1707 में ही दोस्तों मध्यकालीन भारत का अंत होता है। मध्यकालीन जो इतिहास है दोस्तों, तो मध्यकालीन इतिहास का होता है अंत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का क्या है, तो मध्यकालीन इतिहास का होता है अंत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का अंत होता है दोस्तों कब, 1707 में। ठीक है, तो 1707 में मध्यकालीन इतिहास का दोस्तों अंत हो जाता है। ठीक है, तो 1707 में मध्यकालीन इतिहास का अंत होता है। मृत्यु कब होती है, तो 20 फरवरी 1707 को जो अहमदनगर जिला है दोस्तों, वहां पर औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और परिवार में दोस्तों कौन कौन है, तो पिता है आपका, जो पिता कौन है, तो पिता है दोस्तों शाहजहां। पिता कौन है, तो पिता शाहजहां है। और माता का नाम है मुमताज महल। ठीक है, माता का नाम मुमताज महल है दोस्तों, तो माता का नाम मुमताज महल है। ठीक है, माता का नाम मुमताज महल है, तो माता का नाम मुमताज महल है। पिता का नाम सम्राट शाहजहां है और माता का नाम मुमताज महल है। पत्नी का नाम है दिलरा बानो बेगम। ठीक है, दिलरा बानो बेगम, या इनका अन्य नाम है राबिया उद दौरानी। क्या है दोस्तों, तो राबिया उद दौरानी है। ठीक है, तो दिलरा बानो बेगम या राबिया उद दौरानी उनकी पत्नी का नाम है दोस्तों। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम है। और जो सबसे ज्यादा जो औरंगजेब से दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं उन्होंने किस किस की उपाधि धारण की है, या उन्हें क्या कहा जाता है। तो किस किस की उपाधि धारण की है, या उन्हें क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है आलमगीर। क्या कहा जाता है, आलमगीर कहा जाता है। आलमगीर कौन है, दुनिया को जीतने वाला, यानी दुनिया के जीतने वाले को भी आलमगीर कहते हैं। ठीक है, अगली है हमारी जिंदा पीर कहा जाता है। तो निम्न में से किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों, तो आलमगीर को कहा जाता है, जो कि औरंगजेब है। तो दोस्तों जो जिंदा पीर कहा जाता है वो कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्यों कहा जाता है जिंदा पीर, सादगी और धार्मिक कट्टरता के कारण जीवित संत था दोस्तों। कौन है, तो जीवित संत है कि उन्होंने ऐसे ऐसे दोस्तों काम किए जो वहां के लोग थे उनके लिए, कि इसके कारण उन्हें कट्टर दोस्तों मुसलमान था। कौन था, जो जिंदा पीर कहा जाता है वो औरंगजेब को कहा जाता है, क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था। शाही दरवेश कहा जाता है दोस्तों, व्यक्तिगत खर्च के लिए सरकारी खजाने का उपयोग नहीं करता था। जब उसके व्यक्तिगत खर्च होते थे दोस्तों, तो व्यक्तिगत खर्च के लिए वो कभी भी सरकारी खजाना था उसका प्रयोग नहीं करता था, बल्कि कर लेता था अधिक से अधिक। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक कर लेता था। प्रमुख युद्ध क्या होते हैं दोस्तों, तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जैसे धर्मट का युद्ध कहते हैं। तो उत्तराधिकार का युद्ध होता है जो धर्मट का युद्ध कहते हैं दोस्तों। धर्मट का युद्ध होता है कब, 1658 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध होता है दोस्तों। और एक और युद्ध है हमारा सामूगढ़ का युद्ध, और 1658 में। और देवराई का युद्ध होता है 1659 में। ठीक है, अच्छे अला है दक्षिण विजय, यानी बीजापुर का युद्ध होता है। बीजापुर विजय करता है 1686 में। और गोलकुंडा का विलय होता है कब, तो गोलकुंडा का विलय होता है 1687 में। अगला है हमारा संघर्ष। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के साथ लंबा युद्ध करता है औरंगजेब। ठीक है, लेकिन जो मराठा साम्राज्य है वो कभी भी इनसे हार नहीं मानते हैं, न ही इसके आगे दोस्तों झुकते हैं। ठीक है, इसके आगे झुकते हैं। तो इसका जो दोस्तों मकबरा कहाँ पर है, तो मकबरा कंप है खुलदाबाद महाराष्ट्र में है। अत्यधिक साधारण बिना छत का है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, क्या है, तो बहुत ही क्रूर शासक है दोस्तों। तो खुलदाबाद महाराष्ट्र है, यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र में इसका क्या है, तो महाराष्ट्र में इसका मकबरा है। ठीक है, मकबरा है महाराष्ट्र में, अत्यधिक साधारण है। और दोस्तों कैसा है, बिना छत का मकबरा है इसका। ठीक है, आप देख लीजिए बिना छत का मकबरा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक था। बीवी का मकबरा कहाँ पर है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। बीवी का मकबरा जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है औरंगाबाद को। ठीक है दोस्तों, औरंगाबाद बीवी का मकबरा है। ठीक है, औरंगाबाद बीवी का अन्य निर्माण क्या करते हैं, तो अन्य निर्माण में है बादशाही मस्जिद, जो कि लाहौर में है दोस्तों। तो बादशाही मस्जिद कहाँ पर है, तो बादशाही मस्जिद लाहौर में है। और उसे कौन बनवाता है, औरंगजेब। और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में दोस्तों मोती मस्जिद कौन बनवाता है, तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाता है औरंगजेब। ठीक है, इससे भी प्रश्न आता है
कि जो मोती मस्जिद है दिल्ली के लाल किले में, उसे कौन बनवाता है? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाता है कौन? तो वो बनवाता है दोस्तों औरंगजेब। अब हम देखते हैं मुगल कालीन जो शासन क्या रहा दोस्तों, और शिक्षा किस प्रकार रही, और साहित्य में क्या होता है, कला और साम्राज्य का पतन क्यों होता है। जब औरंगजेब की 1707 में दोस्तों मृत्यु हो जाती है तो कौन इसका उत्तराधिकारी होता है और किस प्रकार मुगल साम्राज्य का अंत होता है। तो मुगल साम्राज्य का शासन, केंद्र प्रशासन, सम्राट सर्वोसर्वा होता था दोस्तों। क्या होता था? जो सम्राट थे यहाँ के वो सर्वोच्च होते थे और सबसे ऊपर होते थे, जिसकी सहायता के लिए वकील, दीवान और बख्शी जैसे मंत्री होते थे। अगला है मनसबदारी प्रथा। अकबर द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था से सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों के पद तय होते थे। किससे दोस्तों? तो मनसबदारी प्रथा थे जो कि अकबर ने शुरू की थी। तो अकबर के द्वारा शुरू की गई प्रथा का नाम क्या है दोस्तों? तो वो है मनसबदारी प्रथा। अगला है प्रांतीय शासन। साम्राज्य प्रांतों में बटा था। जो साम्राज्य किसमें बटा था दोस्तों? साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिनके प्रमुख निजाम या सूबेदार होते थे। क्या होते थे? तो निजाम या दोस्तों सूबेदार होते थे। किसके? प्रांतों की। शिक्षा, साहित्य और कला। तो शिक्षा क्या थी? तो मकतब, प्राथमिक विद्यालय और मदरसे उच्च शिक्षा केंद्र होते थे जहां फारसी, अरबी और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था। साहित्य, आईने अकबरी नामा और बाबरनामा जैसी महान पुस्तकें लिखी गई दोस्तों। और कला और वास्तुकला, ताजमहल बनवाया गया, लाल किला बनवाया गया, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनाई गई। और औरंगजेब के बाद साम्राज्य का विघटन किस प्रकार होता है? तो औरंगजेब के बाद, जब औरंगजेब की दोस्तों 1707 में हो जाती है मृत्यु, तो औरंगजेब के बाद साम्राज्य का विघटन होता है। तो उत्तराधिकार संघर्ष 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है दोस्तों, तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में गद्दी के लिए खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे औरंगजेब अपने भाइयों से संघर्ष करता था, उसी प्रकार दोस्तों उसके मरने के बाद उसके बेटों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। पतन के कारण क्या है? कमजोर उत्तराधिकारी, खाली राजकोष या मनसबदारी संकट और मराठों और सिखों का उदय हो जाता है। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब मराठों और सिखों का उदय प्रारंभ हो जाता है कि वो भी चाहते हैं कि हम भी दोस्तों शासन करें, और जो इन पर क्रूर करता था तो वो भी जब औरंगजेब खत्म हो जाता है तो ये होता है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, अवध, हैदराबाद और बंगाल स्वतंत्र हो गया। जब यह खत्म हो जाता है या मर जाता है तो अवध, हैदराबाद और बंगाल स्वतंत्र हो जाते हैं, जिसमें मुगल साम्राज्य सिमट गया था दोस्तों। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य सिमट जाता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, वो भी स्वतंत्र हो जाते हैं राज्य। औरंगजेब के बाद शासक और अंतिम मुगल सम्राट। ठीक है, तो प्रमुख उत्तराधिकार है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम है दोस्तों, तो बहादुर शाह प्रथम या जहांगीर शाह कह लिए, मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम द्वितीय। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो अंतिम मुगल सम्राट है बहादुर शाह द्वितीय दोस्तों। तो बहादुर शाह क्या है? तो बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो मुगल वंश का जो संस्थापक है वो बाबर है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। अंतिम शासक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक है दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर कह लीजिए। बहादुर शाह द्वितीय, एग्जाम में बहादुर शाह जफर भी आ सकता है या बहादुर शाह द्वितीय भी आ सकता है। अंतिम मुगल सम्राट है, अंतिम मुगल सम्राट है दोस्तों बहादुर शाह जफर या द्वितीय। ठीक है, प्रमुख युद्ध है अंतिम काल 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने, जो कौन था दोस्तों? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ और उनके सेनापतियों ने लड़ाई लड़ी दोस्तों, जिसमें हार के बाद उन्हें रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया दोस्तों, निर्वासित कर दिया गया, यानी कि रंगून भेज दिया जाता है किसे? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को दोस्तों रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो 1857 की जो युद्ध में लड़ते हैं और उसे दोस्तों और कहीं हार जाते हैं। ठीक है, तो हारने के कारण उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो भेज दिया जाता है दोस्तों, जो हमारा जो मुगल साम्राज्य है वो खत्म होता है पूरा मुगल साम्राज्य। मैंने इसको इस 2 पार्ट में खत्म करा दिया है दोस्तों।
खत्म कराने के बाद अब मैं इसके आपके लिए लाया हूँ 50 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, पीवाईक्यू प्रश्न आते हैं तो हम इसमें जल्दी जल्दी प्रश्नों को देखते हैं और रिवाइज करते हैं अपना। तो इसमें मुगल साम्राज्य महत्वपूर्ण 50 प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न लाया हूँ आपके लिए, आप भी इन्हें बताएं। ठीक है, तो आप इन्हें दोस्तों बताएं। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो मुगल वंश का संस्थापक है कौन दोस्तों? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बाबर। कौन है? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। प्रश्न नंबर 2 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और किसके बीच? इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें कि बाबर जीत जाता है। कौन जीता है दोस्तों? तो जीता बाबर है। ठीक है, अगला देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा दोस्तों लिखी है अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखी है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। और अकबरनामा के कितने भाग हैं दोस्तों? तो अकबरनामा के 3 भाग हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वरूप कहते हैं? तो किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वरूप कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 6 है, ताजमहल का निर्माण किसने और किसकी याद में कराया गया है? तो ताजमहल का जो निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया है? तो वो करवाया है दोस्तों शाहजहां ने। और किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करा है। अगला है हमारा, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की है? तो मैंने आपको बताया अकबर ने शुरू की है। किसने शुरू की है? अकबर ने शुरू की है। ठीक है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर को। औरंगजेब था, गुरु अर्जुन देव को कौन मरवा देता है? तो गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है जहांगीर। और तेग बहादुर को कौन मरवा देता है? तो गुरु तेग बहादुर को मरवा देता है औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की है? तो हुमायूंनामा रखी है किसने? तो गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन है उसने हुमायूंनामा लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन है? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर है। ठीक है दोस्तों, बाबर ने भारत में सबसे पहले किस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि होता है दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत जाता है। अगला है खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और किसके बीच होता है? तो वो होता है राणा सांगा के बीच। किसके बीच होता है दोस्तों? तो वो होता है राणा सांगा के बीच होता है। ठीक है, राणा सांगा के बीच होता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला है, बाबर ने किस युद्ध में जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण करी है? तो मैं आपको बताता हूँ, 1527 का युद्ध होता है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद बाबर गाजी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, खानवा का युद्ध जो कि 1527 में होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, बाबर की आत्मकथा तुजुक के बावरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर की आत्मकथा तुजुक के बावरी। और फारसी भाषा में अनुवाद कौन करता है? तो फारसी भाषा में अनुवाद करता है कौन? अब्दुल रहीम खान। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 के बीच होता है, तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है। ठीक है, अगला है, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर भटकना पड़ता है? तो बिलगाम या कन्नौज का युद्ध होता है, जो कि होता है दोस्तों कब? 1540 में। 1540 में युद्ध होता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर है, हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में स्थित दीनपना नगर की स्थापना किसने की है? तो हुमायूं ने की है। पानीपत का द्वितीय 1556 में अकबर और हैमू के बीच होता है और अकबर जीत जाता है दोस्तों। ठीक है, और अकबर की तरफ से कौन लड़ता है? तो अकबर की तरफ से लड़ता है बैरम खान। कौन लड़ता है दोस्तों? तो अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ता है, जो कि उसका सेनापति है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है कब? 1576 में। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच होता है। ठीक है, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं मान सिंह प्रथम। कौन करता है दोस्तों? मान सिंह प्रथम। अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म की घोषणा की? तो कब करता है अकबर? 1582 में। दीन इलाही स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू सम्राट कौन है? तो पहला और अंतिम हिंदू सम्राट कौन है दोस्तों? तो उसका नाम है बीरबल। क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों बीरबल। बीरबल पहला और अंतिम हिंदू सम्राट था। ठीक है, बीरबल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे दोस्तों, जिन्हें धहसारा प्रणाली शुरू की? तो उसका नाम है टोडरमल। टोडरमल कौन है दोस्तों? तो राजस्व मंत्री है या रेवेन्यू ऑफिसर है। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में कराया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। जब वो गुजरात को जीत जाता है दोस्तों तब कराता है।
किसका निर्माण? बुलंद दरवाजे का निर्माण, जो कि कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है दोस्तों? तो वो है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना अकबर ने कब की? तो इबादत खाना की स्थापना अकबर करता है 1575 में। ठीक है, 1575 में। अगला है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन है दोस्तों? तानसेन है। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर समाप्त किया? तो उसका नाम है दोस्तों अकबर। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या है? तो सलीम है। जहांगीर का दोस्तों वास्तविक नाम सलीम है और उन्हें अकबर क्या कहकर बुलाता है? शेखो बाबा कहकर बुलाता है। न्याय की जंजीर दोस्तों किसने लगाई? जहांगीर ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन से दो अंग्रेज यात्री भारत आए? तो इसका एक का नाम है विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो। तो विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में आते हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम है दोस्तों मेरुनिस्सा। मेरुनिस्सा नूरजहां का दोस्तों वास्तविक नाम है। अगला है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है जहांगीर। जो जहांगीर था दोस्तों उन्होंने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं। शाहजहां के बचपन का नाम है दोस्तों खुर्रम। ठीक है, किस शासक के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्णयुग कहते हैं? तो वो है शाहजहां। मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दोस्तों एक ऐसा शासक था, अंतिम मुगल मयूर शासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। अंतिम मुगल सम्राट कौन है जो मयूर शासन पर बैठा? तो उसका नाम है दोस्तों क्या? मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगला देखते हैं हम। प्रसिद्ध तख्त ताऊत का निर्माण किसने कराया? तो वो कराया था शाहजहां ने। और औरंगजेब को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आलमगीर या जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, अगला है 39वां क्वेश्चन। औरंगजेब ने किस वर्ष पुनः जजिया कर लागू किया? तो 1679 में। 1679 में जो औरंगजेब है दोस्तों वो जजिया कर लगा देता है दोबारा। बीवी का मकबरा कहां पर है? तो दोस्तों जो बीवी का मकबरा कहां पर है? तो वो है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया? तो गुरु तेग बहादुर को। किस मुगल शासक के शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे दोस्तों? तो सबसे अधिक हिंदू सेनापति किसके शासनकाल में थे? तो वो थे औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, फतवा-ए आलमगीरी ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में हुई है? तो फतवा-ए आलमगीरी की रचना हुई है औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में। 1739 में जो नादिर शाह है दोस्तों वो दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 1761 में होता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है दोस्तों। किसके बीच लड़ा गया है? अहमद शाह अदावली और मराठों के बीच होता है। तो अहमद शाह अदावली और मराठों के बीच होता है। अगला है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता है? तो सैन्य विभाग का। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किसे कहते हैं? तो सैन्य विभाग का दोस्तों अध्यक्ष होता है। मुगलों की दरबारी भाषा क्या है? तो मुगलों की दरबारी भाषा है दोस्तों फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा दोस्तों क्या है? तो मुगलों की जो दरबारी भाषा है वो दोस्तों फारसी है। ठीक है, मुगल काल में सदर और सुदूर कौन होता है? तो सदर और सुदूर कौन होता है दोस्तों? तो सदर और सुदूर होता है धर्म और दान विभाग का प्रमुख। ठीक है, धर्म और दान विभाग का दोस्तों प्रमुख होता है सदर और सुदूर। अगला है 49 प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है? तो वो लिखी है मात्र दो है दोस्तों, बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा दोस्तों स्वयं लिखी है। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा दोस्तों स्वयं लिखी है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया दोस्तों लाल किले का निर्माण। ठीक है, लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो लाल किले का जो निर्माण है वो कौन कराता है दोस्तों? तो लाल किले का निर्माण कराता है शाहजहां। ठीक है, तो लाल किले का निर्माण शाहजहां कराता है दोस्तों। ठीक है, लाल किले का निर्माण कराता है शाहजहां। ठीक है, लाल किले का निर्माण शाहजहां करता है दोस्तों। तो जो ये हमारा जो दूसरा भाग हुआ है दोस्तों मुगल साम्राज्य का, तो मुगल साम्राज्य में मैंने आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू प्रश्न है, जो पीवाईक्यू प्रश्न है दोस्तों, वो सारे करा दिए इस भाग 2 में। और जितनी भी थ्योरी रह गई थी मुगल काल की वो सारी मैं आपको खत्म कर देता हूँ, इसी में खत्म कर दी है दोस्तों। तो मिलते हैं कल आपको किसी नए टॉपिक के साथ, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और अपनी पढ़ाई को बेहतर से और बेहतर बनाएं दोस्तों। तो मिलते हैं कल आपको किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।